और फौज से ही मैं 99 जब कारगिल लड़ाई हुआ तो मुझे उसका अनुभव हुआ कि युद्ध में गोली का क्या एहसास होता है, उस बुलेट के साथ उस बारूद जो आता है ब्लड में, उसका जलन, उसका दर्द, उसका चीख किस प्रकार से आदमी को, आत्मा को रुलाते रहता है जीवित, जब तक जीवित शरीर रहता है, इसका अनुभव मुझे मिला। खरसवां गोलीकांड में शहीद हुए परिवारों से मिलाते हैं, शायद आपको किसी चैनल में देखने को नहीं मिला होगा। उनके वंशज आज हमारे साथ जुड़े हैं, वे भी कुछ बातें रखेंगे, मतलब किस प्रकार से चीज़ें हुई थी वहाँ पर। तो दादा आपका स्वागत करते हैं और नाम बताइए, परिचय दीजिए थोड़ा। मैं भूतपूर्व सैनिक शंकर सोय, मैं स्वर्गीय मांगू सोय का पुत्र हूँ और जो उन्हें हमें सुनाया था, बताया था, दिखाया था, वही जगह सब और वही बात सब अभी तक मैं सभी को सुनाते आ रहा हूँ और दिखाते आ रहा हूँ। प्रत्यक्षदर्शी स्वर्गीय मांगू सोय और स्वर्गीय दशरथ माझी ने वहाँ पर खरसवां गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को घायल हुए थे और उन्हीं लोगों का बात को पूरा करने के लिए स्वर्गवास होने के बाद भी मैं संघर्ष करके उन लोगों का विचार को पूरा करना चाहता हूँ। आपका चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों, राज्यवासियों और हमारे जिलावासियों, गाँववासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि वास्तविक गोलीकांड स्थल खरसवां हाट मैदान सभा स्थल हुआ करता था। वहाँ पर कुआं, एक सिंचाई कुआं टाइप का बड़ा कुआं था। वहाँ से जब सभा स्थल को से राजा को विज्ञप्ति सौंपने जा रहे थे कि भाई आपने जो उड़ीसा में विलय होने के लिए आपने जो हस्ताक्षर किए हैं, किस कारण से किए हैं, इसी को जानने के लिए उन्होंने राजा के पास भारी भीड़ में जा रहे थे। जो नूरा तालाब और पका तालाब है, वहाँ पर सबको रोका गया। वहाँ पर पुलिस पहले से ही तैनात थे और मशीन गन वगैरह भी कैमोफ्लेज करके रखा गया था। जब वो तालाब के मेड़ के बीचों बीच पहुँचे तो उन लोगों को रोका गया कि भाई आप लोग आगे नहीं जा सकते हैं। आंदोलनकारी ये जानना चाह रहे थे कि राजा हमारे हैं, हम उनके प्रजा हैं, तो हमें क्यों नहीं जाने दिया जाएगा, जबकि इतने बड़े क्षेत्र को उड़ीसा में मिलाया जा रहा है। हमें तो उड़ीसा में मिलना नहीं चाहते हैं, भले बिहार में मिला दिया जाए। यही बात को लेकर के राजा के पास आगे बढ़ने का प्रयास किया गया और उसी समय उन लोगों को हुक्म दिया गया गोली चलाने का और इस प्रकार से दोनों के बीच में भिड़ंत हुई और बुरी तरह से हमारे आदिवासी जो आंदोलनकारी थे वो नरसंहार के रूप में बर्बरतापूर्वक उन लोगों को गोलियां चलाया गया, जो भारी तादाद में, हजारों की तादाद में हमारे पूर्वज, हमारे आदिवासी लोग शहीद हुए। अच्छा, आपके पिताजी भी उसमें शामिल था? ये जी, क्या नाम था? स्वर्गीय मांगू सोय। अच्छा, वो कैसे बताते घटना आपको, आपके पिताजी? घटना जब भी साल के जनवरी पहुंचने का या दिसंबर माह आते ही वो अपना गाना के माध्यम से अपना व्यथा सुनाते थे। बचपन से ही मैं सुनते आ रहा था। जो ही मुझे 4-5 क्लास पढ़ाई किया तो मैं सवाल पूछना शुरू किया, पापा जी आप तो बचपन से हमें ये गाना सुनाते आ रहे हो आंदोलन का, तो बताइए आप आंदोलन में थे, अकेला तो नहीं होंगे, और भी कोई होंगे, मुझे जानकारी दिया जाए। तो उसने भुरकुली का जो दशरथ माझी है, उसके पिताजी उसके गुरु हुआ करते थे जो मंत्र ज्ञान सीखे थे। तब बोले कि जब गोलीकांड होने के बाद तो दोनों पारिवारिक हो गए और वो जिंदा है कि नहीं है ये हमें मालूम नहीं, आप पता करना होगा। तो उसको मैं पता किया, भुरकुली जाके जिंदा है। फिर आके पिताजी को बताए तो बोला ठीक है, अभी तो हम लोगों को, वो तो लंगड़ा हो गए हैं, इतना दूर आ पाएंगे कि नहीं, उसको कैसे फिर हम यहाँ लाएंगे। ठीक है, आप दोनों का इतिहास को मैं एक दिन जीवित रखने के लिए मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा और मैं ज़रूर आप लोगों का आगे मैं समाज में और देश में लिखित सबके ऊपर ये सब पत्राचार करूँगा। इस प्रकार मैं पढ़ाई करते करते मैंने देश का सेवा के लिए फ़ौज में गया और फौज से ही मैं 99 जब कारगिल लड़ाई हुआ तो मुझे उसका अनुभव हुआ कि युद्ध में गोली का क्या एहसास होता है, उस बुलेट के साथ उस बारूद जो आता है ब्लड में, उसका जलन, उसका दर्द, उसका चीख
किस प्रकार से आदमी को आत्मा को रुलाते रहता है जीवित, जब तक जीवित शरीर रहता है, इसका अनुभव मुझे मिला। और मैं 99 के बाद जब भी मैं आता था घर में तो एक पत्र लिखने का कोशिश करता था। 2000 में जब अलग झारखंड राज्य हुआ तो इस प्रकार सोचते सोचते पिताजी ने मुझे डांटा, बेटा सब दिन तो बोलते हो लिखूंगा, लेकिन लिखोगे कब? अलग झारखंड राज्य तो मिल गया, अभी तो लिखो। तो ऐसे ही करते करते मैंने 2005 को आवेदन लिखा मुख्यमंत्री को, और पिताजी को भी साथ में लेके गए, दशरथ मांझी को भी लेके गए, मंत्रालय चले गए और मंत्रालय से वापस आ गए चिट्ठी दे करके। इस प्रकार जांच हुआ, जांच होने के बाद आगे कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। तो 2010 में जब उन लोग फिर पुष्पांजलि अर्पित करने गए, मैंने प्रत्येक साल जाते थे दोनों, दशरथ मांझी और मांगू सोहेम, अपने शहीद साथियों को। 2010 में उन लोगों को प्रशासनिक पदाधिकारी और बॉडीगार्डों के द्वारा दोनों बुढ़ा को हटा दिया गया। ये बुढ़ा तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ऐसा करके उन लोगों को हटा दिया गया। तो मुझे दुख लगा। मैं बोला, खबर मुझे सेना में रहते हुए खबर भेजा गया, मैं बोला आ रहा हूँ, मैं फिर पत्र लिखूंगा। मैं आया और पत्र लिखा कि गोली के आंदोलनकारियों के लिए पहचान पत्र, प्रमाण पत्र और पेंशन मिलना चाहिए। तो इस प्रकार 2012 में आयोग गठन हुआ और 15 में जांच पूरा हुआ और 16 से सब देना शुरू हो गया। दोनों आदमी का नाम छूट गया, जबकि वो जमा भी दफ्तर में किया अंचल कार्यालय में, और जिला कार्यालय तक उस लोगों का लिस्ट में नाम भी रहा, जिला कार्यालय से आगे नहीं किया। हाँ, बड़ा दुख लगता है इस बात को लेकर के। जिसके कागज़ कलम और अंगूठा छाप से आज इतना बड़ा काम हुआ सबके लिए, लेकिन जिसने छाप लगाया उसका ही नाम नहीं रह गया। इस प्रकार उन लोगों ने जताया कि हमारा अंतिम संस्कार दोनों का कि राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए। मैंने ये बात सुन करके इसका भी मैंने आवेदन लिखा कि शहीद अगर इन दोनों कभी भी अपना अंतिम सांस लेते हैं तो उन लोगों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान होना चाहिए। 2011 में पत्र लिखा। जबकि आयोग का सदस्य सुधीर महतो जी भी आए और कोई गगराई जी भी आए जो विधायक थे, और दोनों जांच करके भी दशरथ मांझी और मांगू सोहेम को गए थे, लेकिन फिर भी अभी तक उन लोगों को किसी प्रकार का कोई आंदोलनकारी का पहचान पत्र भी नहीं मिल पाया और न लिस्ट में नाम भी रहा। न अभी तक सरकार लोग उन लोगों के लिए, मैं जो सपना सोचा था कि हम लोग मरने के बाद भी मेरा पहचान रहे, हमारा साथी सहयोगी के पास हमारे लिए एक हम लोगों का चेहरा वहाँ बनाया जाए, इसीलिए इस बात को लेकर के मैं सरकार को भी दिया, सरकारी पदाधिकारी को भी लिख के दिया कि भाई स्टैच्यू निर्माण होना चाहिए। दोनों अभी शहीद हो गुजर गए हैं, ताकि उन लोगों का पहचान के रूप में रहे, प्रत्यक्षदर्शी के रूप में रहे। तो इस प्रकार किसी ने भी इस पर आगे हमारा बात पर गौर ना होने से मैंने सरकार को लिखा कि मैं स्टैच्यू बनाना चाहता हूं और मुझे स्वीकृति दिया जाए, और मैं इतना तारीख को भूमि पूजा कर रहा हूं। मुझे भूमि पूजा भी करवाया गया 2021 में। इस प्रकार मैंने स्टैच्यू भी पहुंचाया बना के 1 साल बाद। अब दोनों स्टैच्यू को मेरा थाना में भी रखा गया है, और मुझे अंदर में पूजा पाठ के लिए भी बैन कर दिया जा रहा है खरसवां बीडीओ साहब के माध्यम से, या प्रशासनिक जो भी है जनप्रतिनिधि का बात सुन करके उन लोग बोलते हैं हम तो कुछ नहीं है, नेता मंत्री आप ही लोग बनाते हैं, वो जो आदेश देंगे हम वही पालन कर रहे हैं। अच्छा, स्टैच्यू मतलब थाना के अंदर है ना? हाँ, पहले मैं गेट के नज़दीक में रखा। कुछ वहाँ समितियाँ बनाया गया है, शहीद स्मारक समिति नाम करके, उसमें आदिवासी हो महासभा का साथ है और आदि विज्ञान संस्थान समिति का, तो उन लोग भी साथ में हैं जो कि स्टैच्यू यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं बोला क्यों? हमारे पूर्वज हैं, आप लोग भी आदिवासी से बिलोंग करते हैं। शहीद स्मारक समिति और शहीद पार्क का नाम जब दर्जा दिया गया है, शहीदों का स्थान होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो उन लोग बोल रहा है कि ये हमारे समाज में नहीं है प्रथा। मैं बोला किस समाज में प्रथा है? लिखित कहीं है जो कि हमारे समाज में स्टैच्यू किसी का बनाया जाए? ये तो नहीं है लिखा हुआ है। हाँ, जो समाज के लिए, देश के लिए अपना बलिदान देता है, कुर्बान करता है, उसको हमारा अमर गाथा, हमारे आने वाले पीढ़ी उससे सशक्त होकर वैसे ही समाज और देश का सेवा करे, उसके लिए हम स्टैच्यू बनाते हैं। बिरसा मुंडा का देखिए, वीर कुंवर सिंह का देखिए, या हमारे सिद्धू कानू का देखिए, या मैं बोला आदिवासी महासभा का संस्थापक जो चाईबासा में है सागू समाट का, उसका भी बना हुआ है।
आप लोग आदिवासी हो समाज, अगर आपका कार्यालय बोडबिल आदिवासी कला केंद्र में है, आपका लेटर पैड में, तो आपके नीचे में देखिए, उसमें भी आदिवासी हो भाषा लिखने वाले हमारे जो विद्वान हैं, उसका स्टैचू बना हुआ है। तब उन लोग चुप हो गए और किसी तरह प्रशासनिक पदाधिकारी और ऊपर अपने जो भी विचारधारा के लोग हैं इस प्रकार के, उन लोग सब ताजवीज करके देखा कि ये तो रोड किनारे रखा है, पार्क किनारे, तो इसको एक एक्ट लगाया जाए कि इसने पथ निर्माण विभाग से परमिशन लिया है कि नहीं। अच्छा। ये एक्ट लगा करके मुझे कोर्ट में भी केस दर्ज किया गया, प्लस प्रशासनिक द्वारा मेरा स्टैचू को भी हटाया गया बलपूर्वक। बड़ा दुख और आश्चर्य की बात है, उन पदाधिकारियों के कार्यालय में जाके जब मैंने बात किया, ये बड़ा दुख और ये के साथ मैं कह रहा हूँ, जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी थे सब आदिवासी थे, चाहे डीडीसी हो, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, चाहे पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी हो, योजना पदाधिकारी हो, सब आदिवासी थे। लेकिन आदिवासी नेता मंत्री भी रहते हुए हमारा सरकार में हमारे ही आदिवासी पूर्वज, जो अलग झारखंड राज्य का नींव गाड़ने वाला, खून और पसीना और प्राण बलिदान दे करके अलग झारखंड राज्य का जहाँ बेस बना दिया, आज उन लोग सुखभोग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को जेल के अंदर में डालने का काम किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा पाप का काम कोई नहीं कर सकता है। जो हमारे इतिहास में जुगों जुगों तक बड़े भाई जैसा बोले ना, आपस में हम लोग को लड़ाने का काम जो करते हैं और हम आपस में लड़ते हैं, बड़ा दुख से कहते हैं आज शिक्षित होने के बाद भी हम अपने पूर्वज को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरे का आदमी को हम लोग मान रहे हैं, लेकिन अपना पूर्वज को नहीं सम्मान दे रहे हैं, जिस कारण हम एकजुटता के बगैर टूटते जा रहे हैं। मतलब ऐसे अब तक कोई सरकार के अधिकारी आपसे मिले क्या? सरकार के अधिकारी तो हमारे घर तो सर्विस पीरियड में मैं तो था, पिताजी से जो मिला जुला और जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट लिया उन्हीं लोगों ने लिया। अच्छा। और इस प्रकार से पिताजी ही सब कुछ, मैं तो आवेदन दे के उसको लिख के जाते थे और जांच के समय पिताजी ही रहते थे। मैं सेना में था और जैसा कारगिल युद्ध जब 99 में था, उस समय 62 का लड़ाई जब चीन के साथ हुआ था, उस लोकेशन में मुझे डिप्लाई किया गया। तो मैं वहाँ से वॉलंटियर मांगा कि भाई मेरा पिताजी जो बोलते हैं 62 का लड़ाई का पूर्व उन लोगों का भर्ती हुआ था मेरा गुंगू बुढ़ा के साथ। उस समय बहाली हमारे जो यहाँ गेस्ट हाउस हुआ करता था, मैदान जो हाई स्कूल एनआर स्कूल है उसके बगल में गेस्ट हाउस है, उस मैदान में उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा गुंगू बुढ़ा तो चले गया और मेरा पिताजी बोला देखो ना, ये मिस्टीन में छोटा सा डब्बा में खाने देता है, वो भी यहाँ पेड़ उड़ में किनारे में बैठ के खाना पड़ता है। मेरी माँ तो मुझे इतना बड़ा बड़ा धानपुड़ा जो खेती करते हैं उसके बगल में मैं गर्म खाना खाता हूँ। और किसी प्रकार का ये सब बात को सोच करके उसने किया नहीं। ये बात मुझे सब दिन सुनाया करते थे। तो मैं भी सोचा कि पिताजी आपने जो सेवा एक छोड़ दी है, मैं उस सेवा को पूरा करूँगा। यह ठान करके मैंने देश सेवा के लिए मैं सेना में गया। और उस समय 99 के समय में 62 का लड़ाई लोकेशन अरुणाचल, जहाँ लुम्पो, जहाँ पे नीलिया, हाथमुला, दुर्गा पोस्ट होते हुए चीन ने आक्रमण करते हुए हमारे इंडिया में घुसा था, मैं उस लोकेशन में तैनात था। और मैंने ये बात को हमारा जनरल साहब जब आया हमारे अरुणाचल प्रदेश में लुम्पो में एयरपोर्ट में उतरने का समय, मैं पहले ही हमारे पदाधिकारी लोगों को बताया था कि मैं जाना चाहता हूँ कारगिल में। तो बोला कि ये जो एक बंदा है 3 दिन में जो काम पूरा होता है 1 दिन में पूरा करके लड़ाई का मैदान तक राशन पानी डॉक्यूमेंट जो भी सामान आता है गोला बारूद 1 दिन में पहुंचाता है। इस बंदा को कौन बदली करेगा, इसका जैसा कौन काम करेगा। इसको अगर भेज देते हैं ऐसा जो अपने से वॉलंटियर कहीं जाने वाला, तो हमारा यहाँ काम करने वाला कौन रहेगा। अच्छा। इसीलिए मुझे भेजा नहीं गया। मैंने बहुत दुख लगा। दुर्भाग्यवश जब 2013 में मैंने बालाकोट पहुँचा, हमीरपुर से हमारा पोस्टिंग बालाकोट में हुआ। जो हमीरपुर था वो 65 का लड़ाई लोकेशन था और 71 जो पीओके के साथ लड़ाई हुआ था पाकिस्तान के साथ, वो हमीरपुर था जो फिरोजपुर में है। वहाँ से मेरा पोस्टिंग बालाकोट में हुआ। तो बालाकोट में भी मैं डिफेंस एनसीओ का चार्ज में रहा। युद्ध होने से पहले मैंने कुछ वहाँ के देवी स्थलों का जायजा किया और वहाँ में मैं अपना आत्म ध्यान करके मैंने पीर बाबा में कपड़ा चढ़ाया और मैं अपने जवानों को सही सलामत, अपना डिफेंस को सही सलामत रखते हुए अपना वापस यूनिट को अपना शहर क्षेत्र जब जाते हैं पीस लोकेशन, तो मैं सभी को वापस ले जाने का मन्नत मांगा था।
और जैसे ही मुझे कुछ चार्ज लेते हुए कुछ मुझे अनुभव हुआ युद्ध का, और मैंने सभी पदाधिकारियों को और पोस्ट के जितने भी हमारे जेसीओ या जवान होते हैं सबको मैं आगाह कर दिया था कि युद्ध होगा, और मैं जो डिफेंस का चार्ज ले रहा हूँ मेरा मुताबिक चार्ज होगा, क्योंकि जो भी डिफेंस का बंकर है 71 के दशक में, 80 का दशक में, 1980 71 के ईस्वी में बना हुआ बंकर है। ये डिफेंस आज की युद्ध के ये काबिल नहीं रहा, क्योंकि गोला का हिट करते ही या जो भी मिसाइल का हिट करते ही ये ध्वस्त हो जाएगा। तो हमारा जो बड़ा गन का पोजीशन है वो टूट जाएगा और जवान भी मैंने शहीद हो सकते हैं। ये बताकर मैंने बहुत सारे डिफेंस को अनसक्सेसफुल कर दिया। और युद्ध के लिए भी जो बात बताया था वो जैसे ही डिफेंस चार्ज लिया और दूसरा यूनिट हमारे राजपूताना राइफल विड्रॉल हो गया, वैसे ही 2 माह बाद हमारा ऊपर फायर होना शुरू हो गया। इस प्रकार मैं 1.5 साल तक वहाँ फायर के अंदर में अपना डिफेंस का सही सलामत देखभाल किया। सभी हमारा बटालियन की यूनिट कंपनी को हर जगह जहाँ पे भयावह गोलाबारी होता है वहाँ जाकर मैं सभी को सलाह दे करके जवानों को हौसला अफजाई किया, और हमारा जवान किसी प्रकार का नुकसान ना होते हुए सभी सही सलामत यूनिट वापस पीस लोकेशन को आया।